नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार जिले में भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में शनिवार की देर शाम हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रविवार की देर रात गांव से ही की गई है। अब तक शोभा यात्रा में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 11 को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस की तरफ से 12 लोग नामजद और 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि डाडा जलालपुर गांव में अब पूरी तरह से शांति है, लेकिन एहतियात के तौर पर गांव में अभी भी पुलिस बल तैनात है। एसपी देहात ने बताया कि बवाल के दौरान जो भी वीडियो या फुटेज सामने आया है उन्हें हासिल कर लिया गया है, जिनसे अज्ञात आरोपियों की भी पहचान की जा सके, उन्हें चिन्हित किया जा सके। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जलालपुर हिंसा में अब तक क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, हनुमान जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया था और करीब 10 लोग घायल हो गए थे। इसमें चौकी प्रभारी भी घायल हो गए थे और अब चूंकि इस पूरे मामले पर एसएसपी योगेंद्र सिंह ने काफी सख्ती बरतने की बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। और करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सौहार्द के प्रतीक के रूप में माना जाता है और यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी अधिकारियों को पहले ये निर्देश दिए थे कि सभी लोग सतर्कता बरतें और कहीं पर भी इस तरह की कहीं कोई स्थिति होती है तो उस पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। और चूंकि ये हरिद्वार जिले में ये आपसी गुटबाजी का ये मामला सामने देखने को मिला है, 2 गुटों के बीच में ये विवाद सामने आया था और चूंकि दोनों ही गुटों के लोग आपस में भिड़ गए थे और मामला बढ़ गया और पथराव जब शुरू हुआ तो पुलिस ने हालांकि दोनों पक्षों को शांत कराने की कार्रवाई की, शांत कराया भी, लेकिन इस बीच कई लोग घायल हो गए थे और चौकी प्रभारी भी एक जो है वो घायल हो गए थे। अच्छा, घायलों की क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, अभी उनकी स्थिति ठीक है और चूंकि हल्की फुल्की उनको चोटें लगी थी, लेकिन चूंकि जब पथराव होता है और दोनों ओर से पत्थर फेंके जाते हैं तो जाहिर है कि वो पत्थर ये नहीं देखता कि वो किसको लगेगा और कहां पर लगेगा, तो ऐसे में काफी भयंकर स्थिति भी बन जाती है। और चूंकि मौके पर पुलिस ने पहुंच करके सभी लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, अगर मौके पर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती तो जाहिर है कि कोई और बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। क्योंकि कुछ घरों में आग भी लगाई गई थी, कुछ झोपड़ियां ऐसी रही जहाँ पर आग लगा दी गई, कुछ बाइकों को भी जलाया गया, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है और एसएसपी योगेंद्र सिंह ने सभी अपने जो मातहत हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को भी सौंपी जा रही है। इसके साथ साथ डीजीपी भी सभी जो पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं उनसे लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पूरा फीडबैक दिया जा रहा है और इस तरह से जो जो इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती रही हैं या आने वाले समय में उनको चिन्हित किया जा रहा है कि वो संवेदनशील इलाके हो सकते हैं और ऐसे जगहों को पहले से ही चिन्हित कर वहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों के दौरान पुलिस फोर्स मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार अधिकारी भी अपील करते रहे हैं कि सभी लोग सौहार्द के वातावरण में यहाँ रहें। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश को एक अच्छा शांति का
संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। और अगर इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो काफी निंदनीय घटनाएं हैं और यहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के चूंकि ये घटना हुई है, इसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, सतर्क है। सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां अधिकारियों को मुहैया कराई जा रही है, सबको बताया जा रहा है। और चूंकि सबसे अच्छी बात यह है कि स्थिति काफी नियंत्रण में है और दोनों। अजय, अभी भी कई लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस कह रही है कि जांच पड़ताल की जा रही है। कई लोग तो जो नामजद हैं वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों के नाम सामने आए हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो धरपकड़ अभियान है वो तेजी के साथ चलाया जा रहा है। जितने भी संभावित ठिकाने हैं जहां जहां पर जो नामजद लोग हैं उनके पाए जाने की संभावना है, वहां पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग वहां पर धरपकड़ अभियान में शामिल हैं और वो लोग अपनी तरफ से मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल यही है कि चूंकि ये घटना हुई है अपने और सभी लोगों को सतर्कता के बावजूद, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके जरूर हैं पहले से उत्तराखंड में जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और वहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के दो पक्षों के बीच में तनाव होता है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत अगर ढिलाई नहीं बरती गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन प्रशासन के अधिकारी जो है वो सारे लोग अब इस बात को मान रहे हैं कि जितने भी लोग हैं नामजद हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड में इस तरह की स्थितियां नहीं होगी आगे भविष्य में। और अगर कोई इस तरह के घटनाओं को अंजाम देता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अजय, अगर संत समाज की बात करें तो इस मामले के बाद संत समाज ने भी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज का कहना है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, इस तरह के माहौल को देखते हुए उनका साफ तौर से कहना है, एक अपील भी वो सरकार से कर रहे हैं कि इस चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। क्योंकि अगर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में इस तरह की हरकत होती है तो उम्मीद पूरी वो लोग ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चारधाम यात्रा में भी इस तरह का माहौल बने तो जो गैर हिंदू लोग हैं उन्हें प्रवेश ना दिया जाए चारधाम यात्रा में। बिल्कुल, देखिए, चारधाम यात्रा के समय प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से हमेशा मुस्तैदी बरती जाती है और यही प्रयास रहता है कि कहीं पर भी कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करे। पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारधाम की यात्रा होती है और चूंकि पूरे देश के कोने कोने से लोग भारी तादाद में यहाँ उत्तराखंड आते हैं, चारों धामों में दर्शन करते हैं और 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो जाहिर है कि चूंकि जब ये घटना रुड़की में हुई है और जो चारों धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार कहलाता है और हरिद्वार जिले की अगर ये घटना होती है तो संत समाज के अंदर जो चिंता की बात है या संत समाज के लोग जो चिंतित है, जाहिर है कि उनकी चिंता जायज है। लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि कहीं पर भी सौहार्द बिगाड़ने का कोई प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही है। चाहे बद्री केदार मंदिर समिति की हम बात करें, चाहे उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से बात करें, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस तरह की घटनाओं को अंजाम अगर कोई देना चाहता है और इस तरह से कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। और संत समाज की ओर से जो चिंता जाहिर की गई है उस चिंता को लेकर के भी अधिकारी अपनी तरफ से तैयारी में जुटे हैं। और डीजीपी ने खुद यहाँ पर बैठक ली है और उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको, सभी जिलों के जो एसएसपी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी चारधाम यात्रा मार्ग के जो जिले आते हैं वहाँ पर पूरी सतर्कता बरती जाए। और अगर कहीं ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में यशपाल आर्य ने सोमवार को विधानसभा में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को जनता के सवालों से बचने नहीं दिया जाएगा। सदन से सड़क तक पार्टी संघर्ष करेगी। सरकार बिजनेस ना होने का बहाना बनाकर छोटे सदन संचालित करती रही है। सिर्फ 9 विधायक मौजूद रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी और विधायक एकजुट हैं। व्यस्तता की वजह से कुछ सदस्य नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरीश धामी को मनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। आपको बता दें कि हवन पूजन के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पदभार ग्रहण कर लिया है और कांग्रेस के अंदर जिस तरह की कलह की बात सामने आ रही है उसे संभालने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य करते नजर आए। हालांकि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरीश रावत वहां पर मौजूद रहे और कोशिश ये कर रही है कांग्रेस कि जो कलह सामने आ रही है उसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि जिस तरह से यशपाल आर्य ने कहा कि वो हरीश धामी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सदन में उनके 9 ही विधायक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि हो सकता है प्रीतम सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया। किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और जो पुराने कांग्रेसी कहे जाते हैं, उन्होंने इस बार कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी से चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। सरिता आर्या ने चुनाव लड़ा, पार्टी छोड़ी, महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो। और अब तमाम खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से कलह मच रही है कांग्रेस में, तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग और कांग्रेस छोड़ दें। हालांकि यशपाल आर्य कह रहे हैं कि वो मना लेंगे। और यशपाल आर्य की बात करें तो यशपाल आर्य कभी किसी खेमे में नहीं रहे हैं, वो हर गुट में स्वीकार्य हैं और यही वजह है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रभारी जी का और सभी अपने वरिष्ठतम नेताओं का मैं आभारी हूं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझ सेवक को ये दायित्व दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर कांग्रेस विधानमंडल दल यशपाल आर्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम हम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति की है और हम सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उन मुद्दों को, उन ज्वलंत प्रश्नों को और जो जनता की, प्रदेश के आवाम की आवाज़ है, मुखर होकर हम उठाएंगे और एक सजग प्रहरी के रूप में हम सरकार के कामकाज की निगरानी भी करेंगे। हमने कहा है कि हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि उनके हर कार्यों में हमारी सहमति होगी। और मेरा मानना है कि हम संख्या में कम हैं, हमें विपक्ष में रहने का, बैठने का जनादेश मिला है, लेकिन अगर देखा जाए पूरे उत्तराखंड की जो आबादी है, जो हमारे आदरणीय मतदाता हैं, इस चुनाव में हमें 36%
36% हमें मत मिले हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम संख्या भले ही कम हो, उन्हें बड़ा जनादेश मिला है। प्रीतम भाई हमारे नेता हैं। मैंने कहा ना, कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एकजुट हो, और कांग्रेस में मैंने कहा ना, एकता में ही ताकत है। आज माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में वो कल एक दुर्घटना हादसा हुआ है, एक परिवार में बहुत लोग। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद कई विधायक खुलकर नाराजगी जता रहे हैं, और इसी कड़ी में धारचूला के विधायक हरीश धामी का नाम सामने आया। धारचूला विधायक हरीश धामी लगातार मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। वहीं अब हरीश धामी के फेसबुक पर डाले गए एक वीडियो में उनके बयान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को जल्द ही दल बदल का एक बड़ा झटका लग सकता है। अब हरीश धामी के इस वीडियो में से कांग्रेस में एक बार फिर खलबली मची है। हरीश धामी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उन्हें जनता ने विधायक बनाया है, इसलिए अपनी सीट छोड़ने से पहले मैं आप लोगों के बीच ही आऊंगा, उसके बाद ही सीट छोड़ने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन धामी ने दम भरते हुए कहा कि वो साल 2027 में चाहे कुछ भी हो जाए, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। आपको बता दें कि हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में स्वयं ही अपनी पैरवी की थी, जिसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही हाईकमान ने यशपाल आर्य का नाम घोषित किया, तो पार्टी के अन्य विधायकों के साथ धामी कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पार्टी हाईकमान पर अपनी नाराजगी बयान की है। गोदियाल ने ये तक कह दिया कि अभी भी हमारे में इतना दम है और ये जिद है, जहां हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। लेकर विधायकों ने पार्टी हाईकमान और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मुखर होकर बयानबाजी की। तो अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पार्टी हाईकमान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। गोदियाल ने यह तक कह दिया कि अभी भी हमारे में इतना दम है और ये जिद है, जहां हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। गणेश गोदियाल ने मंच से कहा कि इस 6 महीने में मैंने भी सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की, ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके और सत्ता में वापसी कर सके। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं यह आपकी कमी रही थी कि आप मेरी तपस्या और ईमानदारी को पार्टी हाईकमान तक नहीं पहुंचा पाए। नहीं तो हाईकमान ये नहीं सोचता कि गणेश गोदियाल एक पक्ष की गोद में जाकर बैठ गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में मैंने इस पार्टी कार्यालय को और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब गृह विभाग के माध्यम से समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट में सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया था। अब सरकार ने प्रारूप तैयार करने के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग नामित किया है। गृह विभाग के माध्यम से समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में विधि विशेषज्ञों के साथ अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा और जल्द ही गृह विभाग समिति का गठन कर सकती है। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर आम जनता की तैयारियों में जुटा हुआ है। होटल संचालक जहां होटलों को चमकाने में लगे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अमला ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में जुटाने की कोशिश में लगा है। वहीं श्रीनगर के कुछ युवा श्रीनगर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह जाकर कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने को एक नाम भी दिया है। ये सभी युवा खुद को सोल्जर ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से बुलाते हैं। और वहीं प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। एक तरफ जहां निचले क्षेत्रों में जंगल में भयंकर आग लगी है, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है। धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण आगामी 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में की जो तैयारियां हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा आम भक्तों के लिए शुरू हो जाएगी। इन दिनों जोर शोर से यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन धाम में हो रही बर्फबारी के कारण यात्रा की तैयारियों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी बर्फबारी के कारण बाधित हो रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शीतकाल के 6 महीने कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि निश्चित कर दी गई। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को प्रातः 6:25 पर अमृत बेला में खुलेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन देश भर के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी में किया जाता है। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा पिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में 43,55,000 बच्चों को ये दवा दी जाएगी, जिसमें 1 साल से 19 साल के हर बच्चे को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में लगभग 43 लाख बच्चों को हम जो कीटनाशक दवाई है उसको देने वाले हैं और इसको आज राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है, ये 12वां कृमि मुक्ति दिवस है और इसमें हम लोग जो है 1 से 19 साल के बच्चों को जो है एल्बेंडाजोल जो एंटी डीवेनिंग होती है उसको जो दवाई दी जाती है और ये हम लोग का साल में 2 बार होता है और इसमें हमारे कम से कम हमारे जो लगभग जो हैं 43.55 लाख बच्चों को जो है ये दवाई पिलाई जाएगी, कहीं पे खिलाई जाएगी और जो हमारे 1 साल से लेके जो 2 साल के बच्चों को है वो आधी गोली दी जाएगी और 2 साल से लेके 19 साल के बच्चों को 1 गोली खिलाई जाएगी। कितने सेंटर्स पे काम हो रहा है? ये हमारे हर स्कूल में सेंटर, मतलब कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी लोगों को बता दिया गया जहाँ बच्चे घर पे हैं और इसके अलावा हमारे जो बच्चे इंटर करने के बाद कहीं बीएससी डिपार्टमेंट में भी चले जाते हैं, क्योंकि 18-19 साल के बच्चे यूजली जो हैं आपके हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ भी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज से जिले के सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ राज्य और भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और अटल आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाएंगे। चमोली में आज से 22 अप्रैल तक प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाना है, जिसमें क्षेत्रीय जनता का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि 18 अप्रैल को स्वास्थ्य मेला विकास खंड दशोली के पुलिस मैदान गोपेश्वर में और 19 अप्रैल को विकास खंड घाट जोशीमठ के गांधी मैदान में और घाट में पुराना बस स्टैंड पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन स्तर पर कई सारे बदलाव करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठक में पार्टी संगठन के अंदर कई बदलाव को लेकर मंथन हुआ। पार्टी स्तर पर बदलाव करने को लेकर मंथन चल रहा है। खासतौर पर बीजेपी प्रदेश में संगठन स्तर पर जिलों की बढ़ोतरी करने पर मंथन कर रही है। वर्तमान में पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्तर पर 14 जिले हैं, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।